अब यहाँ पे बेटा नीचे इन लोगों ने बताए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप क्या कर रहे हैं एज अ स्टार्टअप यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर फॉर योर स्टार्टअप। आपके स्टार्टअप के लिए क्या राइट लीगल स्ट्रक्चर यहाँ पे होना चाहिए वो आपको चूज करना पड़ेगा। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट लीगल स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन फॉर एनी स्टार्टअप। लाइक अगर अपन लोग भी कहीं पे जा रहे होते हैं तो कैसे जाना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो चीज को डिसाइड करना। तो यहाँ पे जब आप अपने नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपका फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कैसा होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाएगा, है ना, कि उसका लीगल स्ट्रक्चर कैसा हो। ये डिसीजन इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे भी लिया जा सकता है, या फिर होस्ट ऑफ अ फैक्टर की, जैसे कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, सेक्टर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कैसा है, आप कहां पे ऑपरेट कर रहे हो, आपके बिजनेस की ट्रेजेक्टरी कैसी है, रेगुलेटरी और टैक्स कंसिडरेशन किस तरीके का है, फॉर्मेशन कॉस्ट कितना लगेगा, ऑनगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का है, एक्सटर्नल कैपिटल रिक्वायरमेंट किस तरीके की, फंडिंग कैसी आपको यहाँ पे चाहिए, नंबर ऑफ स्टेक होल्डर, बैलेंस रिक्वायर्ड बिटवीन ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में बैलेंस आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, किस तरीके से प्रॉफिट शेयर करोगे, किस तरीके से स्टेक होल्डर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर सेवरल पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर बिफोर डिसाइडिंग योर लीगल स्ट्रक्चर, कि मैं कंपनी फॉर्मेट में जाऊं या फिर मैं पार्टनरशिप फॉर्मेट में जाऊं, क्या फॉर्मेट मुझे यहाँ पे चूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या होता है बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस। अब देखो आपको पता है बहुत सारे बिजनेस इस नेचर के होते हैं कि जहाँ पे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जैसे कि ड्रग्स हो गया, इन सब में लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो पोस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी इन इंडिया सम नेसेसरी रजिस्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड एंड मैंडेटेड बाय लॉ। एनी यूजर हु इंटेंड टू इनकॉर्पोरेट कंपनी थ्रू स्पाइस प्लस वेब फॉर्म कैन नाउ अप्लाई फॉर जीएसटी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोल रखा है, वो अपन लोगों ने देखी थी ना कि बहुत सारी सर्विसेज आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, तो जीएसटी के लिए आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हो, ईपीएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कह रहे हो, स्पाइस प्लस फॉर्म में एंजल प्रो एस फॉर्म यहाँ पे जो रहता है, ईएसआईसी, ईपीएफओ, ठीक है, ईएमओए, एओए, इसके अलावा जीएसटी कोड के लिए, एम्प्लॉयर कोड के लिए, सबके लिए आपने क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। दिस प्रोसेस विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, वो कंपनी जो कि एमसी के द्वारा इनकॉर्पोरेट करी गई है स्पाइस प्लस एप्लीकेशन के थ्रू। अदर कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट पर जीएसटी शैल फॉलो द एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो होता है रजिस्ट्रेशन का कॉमन पोर्टल के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। सिमिलरली अदर टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सच एज फैक्ट्री है तो उन्हें भी यही एग्जिस्टिंग प्रोसेस को क्या करना होगा, कॉमन पोर्टल पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिजनेस लाइसेंसेस आर परमिटेड इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज दैट अलाउ स्टार्टअप टू स्टार्ट or continue to operate a particular business within the territorial judiciary lawfully. The nature of business activity determines most license requirement. ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होगा। इसके अलावा क्या बोलो कि और भी दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, लोकेशन ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस ऑनरशिप किस फॉर्म में है। सम एग्जांपल्स आज जैसे कि फूड सेफ्टी लाइसेंस की जरूरत होती है, हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस की जरूरत होती है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है बेटा यहाँ पे स्टार्टअप के लिए, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखो अपन लोगों ने स्टार्टअप का मतलब ही ये समझा था कि आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कुछ ऐसे इनोवेटिव बिजनेस को लेकर के आ रहे हैं जो कि अभी तक चल नहीं रहा है। तो इफ देयर इज समथिंग न्यू यू आर इन, तो आपको यहाँ पे उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होगा, करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेवलपिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कैन हेल्प स्टार्टअप टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, उन्हें यहाँ पर मिल सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू ऑब्टेन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना अपने बिजनेस का। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी और बिजनेस इन इंडिया डज नॉट बाय इटसेल्फ गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर हु माइट कमेंस यूजिंग आइडेंटिकल और सिमिलर मार्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन करते ही क्यों है, क्योंकि ताकि जो काम हम लोग कर रहे हैं हमारी कोई नकल करके हमारे ही जैसा कोई काम न करने लग जाए। ठीक है, सो अ ट्रेडमार्क सर्च शुड बी कंडक्टेड बिफोर डिसाइडिंग ऑन द बिजनेस नेम ट्रेड और टू प्रिवेंट एनी इशू इन फर्दर। ठीक है, फ्यूचर में किसी भी तरीके के इशू को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए और वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, इन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस चीज को देख लेना कि भैया ऑलरेडी तो किसी का ये नाम या बिजनेस तो नहीं है। ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे कि आपका ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, डिजाइन ट्रेड सीक्रेट इन्वेंशंस पेटेंट हो गए, इन सभी को आपको रजिस्टर करवाना होगा इन द नेम ऑफ द एंटिटी के नाम पे एंड नॉट इन द नेम ऑफ प्रमोटर या फाउंडर के नाम पर नहीं होता है। किसके नाम पर होता है, तो एंटिटी के नाम पर होता है। इज इट क्लियर? ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। दूसरी चीज क्या होता है, फाउंडर इक्विटी। वेट अ मिनट, यस, फाउंडर इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा, तो देखो ऐसा होता है कि आप सभी लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा। तो शार्क टैंक इंडिया के अंदर यही होता है, वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरे साथ में काम कर रहा है, मेरी 85% की इक्विटी है, इसकी इतने परसेंट की इक्विटी है। तो यहाँ पर यही कि किस तरीके से स्प्लिट कर रखा है आपने आपकी इक्विटी को। ठीक है, आपके बिजनेस की इक्विटी को किस तरीके से स्प्लिट कर रखा है, तो उसका एक प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। फाउंडर इक्विटी शुड बी स्प्लिट अमंग फाउंडर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रोल प्लेड बाय ईच फाउंडर along with
their time, effort and capital contribution to the startup. ठीक है, किस पार्टनर का या किस फाउंडर का क्या उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है फॉर द स्टार्टअप, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन लोगों की कितनी कितनी इक्विटी का यहाँ पे स्प्लिट है ना। देखो कोई मार्केट मैनेजमेंट कर रहा होता है, या फिर कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा होता है, कोई फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा होता है, कोई इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा होता है, कोई रिसर्च के ऊपर काम कर रहा होता है। सो देयर आर डिफरेंट चीफ एग्जीक्यूटिव्स इन द स्टार्टअप। तो यहाँ पे उनके टाइम, एफर्ट और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाएगा, उनका सबका यहाँ पे फाउंडर इक्विटी क्या होगी, स्प्लिट होगी अमंग्स द फाउंडर। स्प्लिटिंग फाउंडर इक्विटी इक्वली बाय डिफॉल्ट विदाउट a thorough discussion on expectations and contribution generally leads to tension and unhappiness amongst the founding team as the startup, है ना। जैसे जैसे स्टार्टअप मैच्योर होता जाएगा तो वैसे वैसे उन लोगों के बीच में अनहैप्पीनेस और टेंशन यहाँ पे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कब बढ़ती जाएगी, अगर यहाँ पे इस चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं किया गया तो। सो फाउंडर शेयर शुड बी ऑलवेज सब्जेक्ट टू वेस्टिंग शेड्यूल typically over a period of 3 to 4 years. When vesting is imposed on a founder equity, the unvested shares held by the founder become subject to contractual right to repurchase, transfer often at a nominal value. If one of the founder is terminated or voluntarily leaves the startup, this is very important to ensure future viability of the business. ठीक है, तो ये फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और कल से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, फाउंडर्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है। देन फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू हैव टू मेक कंसिडर, आपको जो कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज फाउंडर एग्रीमेंट। अब फाउंडर एग्रीमेंट क्या होता है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल टूल होता है टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप। जो भी स्टार्टअप के फाउंडर होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप को क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है। द एग्रीमेंट शुड रिप्रेजेंट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फाउंडर ऑन ऑल की इश्यूज रिलेटेड टू स्टार्टअप। स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी की इश्यूज होते हैं उन सारे के बीच में क्या होनी चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए फाउंडर्स के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। जैसे पार्टनर्स के बीच में होता है ना एग्रीमेंट, वैसे ही फाउंडर्स एग्रीमेंट शुड क्लियरली मेंशन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाउंडर, है ना। फाउंडर की अभी एग्रीमेंट के अंदर यही होगा कि भैया किसका क्या, किसके क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उनकी डिटेलिंग होगी। हैव क्लॉजेस डिटेलिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर कैसा होगा, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, फाउंडर इक्विटी को किस तरीके से स्प्लिट किया जाएगा और बाद में किस तरीके से वेस्ट किया जाएगा, जो यहाँ पे इन्होंने बताया है आपको। असाइनमेंट ऑफ ऑल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किसके फेवर में, स्टार्टअप के फेवर में आपको क्या करना है, असाइन करना है। और टर्मिनेशन करना है ऑफ अ प्रमोटर एंड एग्जिट प्रोसेस कैसा होगा, एवरीथिंग शुड बी रिटन इन द फाउंडर एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टअप के लिए। इसके अलावा होता है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे तो स्टार्टअप मस्ट इंश्योर टू एंटर इनटू क्लियर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिटेलिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद देयर एम्प्लॉयज। व्हाइल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेनली वैल्यूएबल टू द एम्प्लॉयज एज इट डिटेल्स टर्म्स रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, कॉम्पनसेशन के बारे में बताते हैं, और भी कुछ जो एसोसिएटेड बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं। आगे क्या बोल रखा है, अ नंबर ऑफ क्लॉजेस मे बी इंसर्टेड टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टार्टअप सच एज स्टॉपिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम सेटिंग अप कॉम्पिटिंग एंटिटीज। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, पोचिंग अदर एम्प्लॉयज क्लाइंट कस्टमर्स। आगे क्या बोल रखा है, प्रिवेंशन एम्प्लॉयज क्लेमिंग एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन द वर्क डन डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देगा बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय, ताकि उसे भी अपनी लिमिट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताना है, और एम्प्लॉयमेंट के यानी कि सॉरी यहाँ पे स्टार्टअप के क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे टुवर्ड्स एम्प्लॉय, उस चीज को भी यहाँ पे डिफाइन कर दे। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी होता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? देखो बेटा, ये जो चीजें अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, दिस कैन कम फॉर द 3 मार्क्स ऑल्सो, है ना। इन ब्रीफ आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। जैसे कि अभी सॉफ्ट में आपको पढ़ाने वाली हूँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल, इसका मतलब क्या होता है, 3 नंबर में आप क्या करो, इसको एक्सप्लेन करो। तो जरूरी नहीं है कि आपसे सारे के सारे पॉइंट्स पूछे कि क्या क्या कंसीडर करना चाहिए व्हाइल क्रिएटिंग अ स्टार्टअप, लेकिन आपसे पर्टिकुलरली भी कुछ पूछ सकते हैं, है ना, कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके अंदर, इसॉप क्या होता है इसके अंदर। अब देखो इसॉप के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसॉप इज नथिंग। अब देखो क्या होता है ना, कि जैसे कि कोई स्टार्टअप होती है बेटा, तो जो स्टार्टअप रहते हैं ना, इनके पास में इतना फंड तो यहाँ पर होता नहीं है कि ये लोग क्या कर सके, अपने एम्प्लॉय को रिटेन कैसे करके रखे। अपने एम्प्लॉय को ये रिटेन करके रखने का मतलब क्या होता है, कैसे अपने एम्प्लॉय को रोक करके रखे ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छे एम्प्लॉय को जिसके कंट्रीब्यूशन से हमारा स्टार्टअप क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको हम कैसे रोक करके रखें। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल एक तरीके का क्या होता है, फंक्शन है, जिसके इंसेंटिव है जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मतलब देखो यहाँ पे ESOP आर incentives given to employees या फिर directors of a company to attract talent and retain employees by rewarding them। ये क्या होता है, ESOP एक तरीके से क्या है, एम्प्लॉय को रोक के रखने के लिए, उसके बदले में क्या है, ये रिवॉर्ड है ना, उसके अच्छे काम के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, जिसकी वजह से क्या कर रहा है आपका स्टार्टअप बढ़ रहा है। ESOP creates a sense of ownership। ESOP क्या देता है, कुछ सेंस ऑफ ऑनरशिप देता है among employee। It is most important to note that ESOPs are not shares नहीं होते, they are structured in a way that they are option to buy share at a discounting price
and can be exercised only after a certain vesting period which is decided by the company granting the ESOP. अब यहाँ पे क्या होता है, लाइक वर्षा मैं एक एम्प्लॉय हूँ, है ना, एक स्टार्टअप के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये हमारा इनिशियल टाइम पीरियड चल रहा है और अगर तुम हमारे साथ में 5 साल तक क्या करती हो, काम करती हो, तो फिर हम आपको क्या करेंगे, ये शेयर्स नहीं है लेकिन हम आपको क्या करते हैं, ESOP इशू करते हैं। दैट मीन्स आफ्टर दैट टाइम पीरियड आप क्या कर सकते हो, आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप डिस्काउंटेड रेट पे कंपनी के वो शेयर्स को क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। जब शेयर्स की बात आ जाती है तो यहाँ पे इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ऑनरशिप इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय, तो वो वहां पर अपना 100% देता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टार्टअप। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं थर्ड पार्टी एग्रीमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी एग्रीमेंट? अब थर्ड पार्टी एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो, prior to entering into a third party agreement and while negotiating the terms, it is advisable to execute a non-disclosure agreement. If creation, development of intellectual property is a component of such a third party agreement, it must clearly state that all the rights of the intellectual property rights shall vest and be owned by the startup, and the third party shall not stake any claim on the same and will do all act to ensure the protection of the intellectual property. Clauses related to breach, termination, and dispute resolution should be well negotiated and captured in all third party agreement. समझ में आ गया? ये बताने की जरूरत है क्या थर्ड पार्टी एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि भैया कोई थर्ड पार्टी जो हमारे स्टार्टअप में आकर के अपना कुछ काम करने वाली है और अगर वो काम किस चीज से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये हमारे साथ यानी कि स्टार्टअप के साथ नहीं रहेंगे, इसका कोई भी थर्ड पार्टी से लेना देना है नहीं, उसका कोई इंटरवेंशन है नहीं। क्लियर है यहाँ पे? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और यहाँ पे टॉपिक है बेटा, वो क्या है? ओके चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है? तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग का मतलब हुआ बेटा, दैट इज one of the most challenging and time consuming aspect of operating a startup. To raise 2 मिनट रुको बेटा, हाँ जी अब ठीक आ रहा है, देखते हैं क्या बोल रखा है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग, अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है इट इज वन ऑफ द चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ स्टार्टअप टू रेज कैपिटल फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन ग्रोथ। इन इंडिया इन्वेस्टर्स जैसे कि एंजल फंड या फिर HNIs होते हैं या फिर फंड्स होते हैं, दे इन्वेस्ट इन अर्ली एंड ग्रोथ स्टेज कंपनीज इन डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑन अ वेराइटी टर्म। इट इज एन इंपेरेटिव फॉर स्टार्टअप टू सीक प्रॉपर लीगल एडवाइस व्हिल नेगोशिएटिंग द डील टर्म फॉर इन्वेस्टमेंट द राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स देखो स्टार्टअप के साथ में क्या इशू है, दे आर नॉट हैविंग इनफ फंड्स टू रन देयर बिजनेस, है ना, थोड़ा सा फंड के साथ में उनके साथ में क्या होता है, इशू रहता है, फंड कम रहता है। तो जब फंड उनके पास में कम रहता है, सो फॉर दैट व्हाट डू दे नीड, सो दे नीड इन्वेस्टर्स, उन्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। अब आप लोगों ने अगर शार्क टैंक इंडिया देखा है तो वहां पे देखो अलग अलग जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो आते हैं, दे सीक इन्वेस्टमेंट, है ना, वो क्या कहते हैं कि आप हमें इक्विटी फॉर्म में हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करिए, इतने पैसे का हमको इन्वेस्टमेंट करिए, इतने पैसा हमें हमारे बिजनेस को दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है, क्योंकि अगर आप सभी लोगों को सभी के सभी इन्वेस्टर्स को अपनी इक्विटी देने लगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी जो ऑनरशिप है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगी, है ना, बहुत सारे लोगों के हाथ में हो जाएगी। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा, आपके हाथ में कहीं ना कहीं नहीं रहेगा और आप इतना इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को नहीं रन कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप किस तरीके से अपने यहाँ पर कितने लोगों को, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को डेट फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं और इक्विटी फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। टिपिकली एज अ प्रोसेस an intention document detailing the structure of transactions called the term sheet is executed। अब आगे अपन लोग जाकर के पढ़ेंगे कि term sheet क्या होती है। executed followed by due diligence of the startup and execution of investment related to definitive एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एग्रीमेंट यहाँ पे बनाना होगा। क्लियर है? आगे आता है आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो कंप्लायंस एंड इट्स इंपॉर्टेंट इज ऑफन ओवरलुक्ड बाय मेनी स्टार्टअप्स। दे आर मल्टीपल लॉज, है ना, आपके ऊपर कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी है, कौन कौन से लॉ है जो आपके ऊपर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। स्पेसिफिक एंटिटीज स्ट्रक्चर्स अंडर which separate event based and annual compliance is mandated. It is extremely critical for the sustainable growth of any business that the startup is in compliance with legal। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अनडिस्टर्ब्ड चाहते हैं कि आपका बिजनेस चलता रहे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका
जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है आपके सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी है, लीगल, सेक्रेटरियल, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एम्प्लॉय रिलेटेड और जितने भी अदर एसोसिएटेड कंप्लायंस है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस कैन लिव, तो अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह यहाँ पर लग सकती है, आपके ऊपर आपको पनिश यहाँ पे किया जा सकता है बाय द रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, तो बेटा ये अपन लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़े हैं, तो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है, दिस आर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कंसिडर व्हाइल क्रिएटिंग अ स्टार्टअप। ठीक है, क्लियर है। उसके पहले मैंने यहाँ पे आपको क्या चीज करवाई है, उसके पहले मैंने आपको यहाँ पे करवाया था पूरा के पूरा एक प्रोसीजर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है जी, इतना आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया, स्टार्टअप का मीनिंग वगैरह हम लोगों ने देखा है। और मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो अपन लोग टॉपिक लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या लेते हैं, एग्जम्पशंस फ्रॉम स्टार्टअप लेते हैं अपन लोग। ठीक है, चलिए अब स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करने के लिए एक हैबिट, एक चीज यहाँ पे लेकर के आई गई थी, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप, है ना। तो स्टार्टअप के अंदर इस बिजनेस फॉर्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग एग्जम्पशंस बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइड करी गई है। व्हाट आर द एग्जम्पशंस टू प्रमोट ग्रोथ एंड हेल्प इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए, एंड मेनी बेनिफिट्स आर बीइंग गिवन टू एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिशिंग स्टार्टअप। वो एंटरप्रेन्योर्स जो कि स्टार्टअप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं। क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं बेटा, सिंपल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे होगा सिंगल विंडो प्रोसीजर है। यहाँ पर सिंपली आपको स्टार्टअप के लिए क्या करना होता है कि आपको पोर्टल पे जाना होता है, वेबसाइट पे जाना होता है, या फिर मोबाइल ऐप है आपका, इसके ऊपर आपको जाना होता है और यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालनी होती है एंड जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। तो इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ मोबाइल ऐप और वेबसाइट फॉर इजी रजिस्ट्रेशन फॉर स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन के लिए। एनीवन इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप स्टार्टअप को जो कोई भी सेटअप करना चाहता है वो फाइल कर सकता है सिंपल फॉर्म को वेबसाइट के ऊपर जाकर के और अपलोड कर सकता है जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी एंटिटी से रिलेटेड उन्हें। द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटली ऑनलाइन। ठीक है, अपन लोगों ने वहां पर अभी देख लिया, मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, दैट इज रिडक्शन इन कॉस्ट। दैट इज रिडक्शन इन कॉस्ट। अब रिडक्शन इन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, तो बेटा इन्होंने ये बोला कि अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए क्या करते हैं, फाइल करते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, यहाँ पे फीस लगती है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लगती है। तो जो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लगती है उनको हमने से मतलब यहाँ पे आपको उनको जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा है, 80% तक रिडक्शन यहाँ पे कर दिया है, 80% तक यहाँ पे इसको रिड्यूस कर दिया गया है। क्लियर है, यहाँ पे जो भी फीस है वो लो कर दी गई है और इसे रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, इजी एक्सेस टू फंड। इजी एक्सेस टू फंड, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फंड की प्रॉब्लम है। तो उस फंड की प्रॉब्लम को क्या करना है, खत्म करना है ताकि बिजनेस आसानी से रन कर सके। तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी टू फंड, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अगेन क्या कर दिया, आसान बना दिया है। जो 10,000 करोड़ रुपीस का जो फंड है वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या करा गया है, सेटअप किया गया है ताकि स्टार्टअप को ये फंड वेंचर कैपिटल के तौर पे क्या किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग गारंटी टू द लेंडर्स। लेंडर्स को भी क्या कर रही है, यहाँ पे गारंटी देती है और एनकरेज करती है बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि ताकि वो उन्हें वेंचर कैपिटल क्या करे, प्रोवाइड करें। इसके अंदर जो फाइनेंस के अलग अलग जो तरीके हैं, जो टूल्स हैं वो अपन लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है टैक्स हॉलीडे फॉर 3 इयर्स। टैक्स हॉलीडे फॉर 3 इयर्स यानी कि आपके ऊपर कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। इनकम टैक्स से छुट्टी, क्या बोला, इनकम टैक्स से छुट्टी। कब तक छुट्टी, तो बोल रखा है कि 10 सालों में कभी भी 3 साल के लिए आप कॉन्सिक्यूटिव 3 इयर्स के लिए यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। दे गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद में ही आपको ये चीज मिलती है। ठीक है, अप्लाई फॉर टेंडर्स। अब गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो स्पेसिफिक टेंडर्स होते हैं, तो उन टेंडर्स के लिए क्या होती है, प्रायर एक्सपीरियंस और टर्नओवर का कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि 5 साल का क्राइटेरिया होता है ना, टर्नओवर का कुछ क्राइटेरिया होता है। तो वो जो क्राइटेरिया होता है अगर आप वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तब भी बिंग स्टार्टअप आपको यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाता है कि आप गवर्नमेंट के टेंडर्स में डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो। स्टार्टअप कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द जो प्रायर एक्सपीरियंस और टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है, जो कि नॉर्मल कंपनीज के ऊपर जब भी वो गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई करती है तो उनके ऊपर अप्लाई होता है, उससे उन्हें रिलीफ दिया गया है। R&D फैसिलिटीज का मतलब होता है बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अलग अलग रिसर्च पार्क, 7 न्यू रिसर्च पार्क्स विल सेट अप टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू स्टार्टअप इन R&D सेक्टर। अच्छा, आपको पता है ना IIMs जो होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो श्रीराम कॉमर्स कॉलेज जो है, ये सारे के सारे बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, ये सारे के सारे इंक्यूबेटर्स ही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन कॉलेजेस के अंदर क्या करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज को यहाँ पे अलग अलग रिसर्च पार्क्स को यहाँ पे क्या करना है, बढ़ावा देना है, सेटअप किया गया है बाय द गवर्नमेंट ताकि ज्यादा से ज्यादा R&D हो सके और इनोवेटिव से इनोवेटिव प्रोडक्ट को यहाँ पे लेकर के आया जा सके। दूसरा बोला है नो टाइम कंज्यूमिंग कंप्लायंस, दैट मींस वेरियस कंप्लायंस हैव बीन simplified for startup to save time and money. A startup shall be allowed to self certified compliance through the startup mobile app with 9 labor and 3 environment law.
अब कम टाइम आपका लगे, इजी कंप्लायंस आपके लिए करने के लिए यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लाया गया है। सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जो आपके ऊपर नो लेबर लॉ है, नो लेबर लॉ का मतलब आप जानते हो जो आपके सेकंड पार्ट के अंदर है, ग्रेजुटी हो गया, बोनस हो गया, पीएफ हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी लेबर लॉ जो कि एप्लीकेबल होते हैं वो सारे में क्या कर दिया, सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दिया। इसके अलावा जितने भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज बने हुए हैं वहां पे भी क्या कर दिया, सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दिया। आप खुद उस लेवल तक उतना अच्छा काम करिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेंट करने की रिक्वायरमेंट ना हो। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन, जो हमारे बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। लाइक अगर मेरा कोई स्टार्टअप है और उसके अंदर शार्क टैंक इंडिया में जैसे कि अनुपम मित्तल किसी की इसमें पैसा लगा रहा है या अमन गुप्ता किसी की स्टार्टअप के अंदर पैसा लगा रहा है, तो वहां पे क्या चीज होगी, तो वो जो इन्वेस्टर है जो अपना पैसा लगा रहा है, तो इन ऑर्डर टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप गवर्नमेंट ने इन इन्वेस्टर्स को भी क्या दिया है बेटा, टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे दिए, टैक्स सेविंग उनको दिए। पीपल इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल गेन इन वेंचर फंड सेटअप बाय गवर्नमेंट विल गेट एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन की एग्जम्पशन उन्हें मिलती है। दिस विल हेल्प स्टार्टअप टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स। इसकी वजह से क्या होगा कि स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। आगे बोला चूज योर इन्वेस्टर, इसका मतलब क्या होता है, दिस स्टार्टअप विल हैव एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन द वेंचर कैपिटल। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वो चूज कर सकते हैं, गिविंग देम द लिबर्टी टू चूज देयर इन्वेस्टर्स। अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, उनमें से वो किसी को भी चूज कर सकते हैं। इजी एग्जिट, अब इन्होंने बोला कि भैया आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया और अगर आपका स्टार्टअप क्या नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, तो एग्जिट रूट भी क्या बनाया गया है, बहुत इजी बनाया गया है। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई भी ऑब्लिगेटरी यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं बनाया गया है। इन केस ऑफ एग्जिट, स्टार्टअप कैन क्लोज इट्स बिजनेस विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके लगाने के 90 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को यहाँ पे शट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है मीट अदर एंटरप्रेन्योर्स। अब मीट अदर एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है बेटा, तो अलग अलग फेयर है ना, ट्रेड फेयर्स वगैरह यहाँ पे अलग अलग क्या करे जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो वो गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू होल्ड 2 स्टार्टअप फेस्ट यहाँ पे करे जाते हैं एनुअली, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे किए जाते हैं। ओके चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग का मतलब हुआ बेटा, दैट इज one of the most challenging and time consuming aspect of operating a startup. To raise 2 मिनट रुको बेटा, हाँ जी अब ठीक आ रहा है, देखते हैं क्या बोल रखा है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग, अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है, इट इज वन ऑफ द चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ स्टार्टअप टू रेज कैपिटल फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन ग्रोथ। इन इंडिया इन्वेस्टर्स जैसे कि एंजल फंड या फिर एचएनआईज होते हैं या फिर फंड्स होते हैं, दे इन्वेस्ट इन अर्ली एंड ग्रोथ स्टेज कंपनीज इन डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑन अ वेराइटी टर्म। इट इज एन इंपेरेटिव फॉर स्टार्टअप टू सीक प्रॉपर लीगल एडवाइस व्हिल नेगोशिएटिंग द डील टर्म फॉर इन्वेस्टमेंट, द राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स देखो स्टार्टअप के साथ में क्या इशू है, दे आर नॉट हैविंग इनफ फंड्स टू रन देयर बिजनेस, है ना। थोड़ा सा फंड के साथ में उनके साथ में क्या होता है, इशू रहता है, फंड कम रहता है। तो जब फंड उनके पास में कम रहता है, सो फॉर दैट व्हाट डू दे नीड, सो दे नीड इन्वेस्टर्स, उन्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। अब आप लोगों ने अगर शार्क टैंक इंडिया देखा है तो वहां पे देखो अलग अलग जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो आते हैं, दे सीक इन्वेस्टमेंट, है ना। वो क्या कहते हैं कि आप हमें इक्विटी फॉर्म में हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करिए, इतने पैसे का हमको इन्वेस्टमेंट करिए, इतने पैसा हमें हमारे बिजनेस को दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है, क्योंकि अगर आप सभी लोगों को सभी के सभी इन्वेस्टर्स को अपनी इक्विटी देने लगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी जो ऑनरशिप है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगी, है ना, बहुत सारे लोगों के हाथ में हो जाएगी। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा, आपके हाथ में कहीं ना कहीं नहीं रहेगा और आप इतना इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को नहीं रन कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप किस तरीके से अपने यहाँ पर कितने लोगों को, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को डेट फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं और इक्विटी फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। टिपिकली एज अ प्रोसेस an intention document detailing the structure of transactions called the term sheet is executed। अब आगे अपन लोग जाकर के पढ़ेंगे कि term sheet क्या होती है। executed followed by due diligence of the startup and execution of investment related to definitive agreement, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एग्रीमेंट यहाँ पे बनाना होगा, क्लियर है। आगे आता है आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर आपको ये सारी चीजें। नाउ टुमारो आई विल बी टेकिंग कि क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या एग्जम्पशंस स्टार्टअप को मिलती है कंपनीज एक्ट के अंदर। इसके अलावा जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्लियर है। जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है वो हम लोग कल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। लाइकवाइज वी विल कंप्लीट आवर दिस चैप्टर, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर आपको ये सारी चीजें। नाउ टुमारो आई विल बी टेकिंग कि क्या